हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग झारखंड पीजीटी यानी कि झारखंड +2 टीचर्स के रिगार्डिंग जो है आज मैथमेटिक्स की क्लासेस देखेंगे। जैसा कि झारखंड टीजीटी की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए जो है वो कार्मिक विभाग को रोस्टर भी भेजा जा चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग क्लासेस जो है वो प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में इसका क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज हम जो है आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले ताकि जो है क्लास का नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होता रहे। अभी जो है आपका कंप्लीट कोर्स झारखंड +2 टीचर्स के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स और इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट है उनके कराए जा रहे हैं। जो हमारे क्लास के विशेषताएं हैं सभी जो है हमारे अपने ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर लाइव क्लासेस चलेंगे। लाइव क्लासेस के अलावा आपका रिकॉर्ड भी अवेलेबल होंगे अप टू एग्जाम्स तक। डाउट अगर होते हैं तो आप लाइव क्लासेस के दौरान बोल कर आप पूछ सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे ऐप पर है। 100% सिलेबस को कवर किए जाएंगे। जो अपडेटेड सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक के बाद जो है आपको उससे संबंधित लॉट ऑफ MCQs का प्रैक्टिस कराया जाएगा। वीकली टेस्ट होंगे और PDF नोट जो है आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटी जो है हमारे क्लासेस के हैं। अभी जो है आपका काफ़ी मिनिमम प्राइस पर जो है आपके क्लासेस अवेलेबल हैं और झारखंड पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द इनरोल्स कर लें। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में यहाँ पर बता दें। तो देखिए अब जो है आपका सिर्फ मेंस पेपर ही होगा जिसमें कि 2 पेपर होगा। एक पेपर 1 होगा और दूसरा जो है वो आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। डैट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स, तो आपके मैथमेटिक्स से प्रश्न जो है वो पेपर 2 में पूछे जाएंगे। अब देखिए पेपर 1 जो है वो आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, 100 प्रश्न जो है आपका इनसे पूछा जाएगा और इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है वो 60 प्रश्न होंगे जबकि हिंदी से संबंधित प्रश्नों की संख्या 40 होगी और इस तरह से आपके पेपर 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 की बात करें जो कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा यानी कि मैथमेटिक्स से होंगे और ये PG एंड UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के आपका पूछे जाएंगे और इससे संबंधित जो है आपका 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि MCQ फॉर्मेट में होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग क्लासेस यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं और आपकी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। हमने इससे पहले के वीडियो में सिलेबस की चर्चा किए हुए हैं। जो सिलेबस नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर जो है इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर यहाँ पर हम लोग के जो सिलेबस में दिया हुआ है वह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं और इसके अंतर्गत एनालिटिक फंक्शंस, कुशी-रीमान थ्योरम, तो ये तमाम जो है वो टॉपिक्स जो कि हमने सिलेबस पहले चर्चा कर लिया हुआ है। तो वहाँ पर देखिए तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे।
अब देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सपोज इसे जो है वो जेड से डिनोट किया जाता है और जेड बराबर जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। दिस इज जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक्स जो है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज आई वाई एंड हियर वाई, यानी कि वाई जो है यह आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज आई, जिसे आयोटा के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आई का जो वैल्यू होता है वह √-1 होता है। ठीक है, तो दिस इज अ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हु नोटेड एट एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस इमेजिनरी लाइन को इमेजिनरी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे अगर हम प्लेन पर ड्रॉ करना चाहें तो किस प्रकार से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसे प्लेन पे ड्रॉ करना चाहें तो सपोज ये जो है आप हमारा एक प्लेन है जिसमें कि यहाँ पर रियल है, ये रियल नंबर को शो करेगा और ये जो है एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को शो करेगा। तो देखिए अब जो रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, अब अगर हमें यहाँ पर इसे नोट करने हैं कि प्लेन पर कहाँ पर ये लाई करेगा, तो देखिए एक्स रियल एक्सिस के अलोंग है। तो मान लीजिए कि यहाँ तक अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि जेड बराबर जो है वह 3 + 4y है, जेड बराबर 3 + 4i है और इसे हम क्या करना चाहते हैं, इस प्लेन में ड्रॉ करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम रियल एक्सिस, तो रियल नंबर यहाँ पर कितना है, तो 3 है। तो 3 जो है वो आपका रियल नंबर के अलोंग है। तो हम देखिए 1, 2 और 3 यहाँ तक चले गए, तो ये आगे ऊपर तक जाएगा। अब आगे है आपका 4, यानी इमेजिनरी के अलोंग जो है वो 4 है। तो दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ऐसे मिला दिए। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट इज 3 + 4i एंड दिस आल्सो नोटेड एट, एंड इसे हम लोग पुनः जो है लिख सकते हैं इस तरह के भी 3, 4। अब देखिए यहाँ पर जो कार्टेशियन फॉर्म आप पढ़े थे, कार्टेशियन प्लेन जिसमें कि x और y होता है, हम लोग इसी तरह से डिनोट करते थे। लेकिन उस कार्टेशियन के तुलना में अगर हम इसे देखें तो ये पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है, एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला आप 3 देख रहे हैं ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट को शो कर रहा है, जबकि ये जो आपका 4 जो कि देख रहे हैं यह इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। अब इस तरह के प्लेन जहाँ पर कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहते हैं, जहाँ पर एक्स वाई यानी कि अगर रियल नंबर को हमें शो करना होता है ओनली, तो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उस प्लेन को हम लोग
आर्गन प्लेन कहते हैं। तो इस प्लेन को जो है हम लोग यहाँ पर कौन सा नाम देते हैं, तो नाम आप लोग नोट भी कर लीजिए। इसका नाम जो है वह है आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन अब यहाँ पर जैसा कि अगर हम लोग इस पॉइंट्स को देखें और इस पॉइंट से हम ओरिजिन तक इसे मीट कर दें, मिला दें, तो ये जो लाइन होता है इसे हम लोग मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, इसे मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस इस तरह से हम डिनोट करते हैं, और अगर जेड है तो जेड मॉडुलस कहते हैं। अब सपोज इसका कोई वैल्यू आएगा, सपोज इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो है पी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ पी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। और अगर हम देखें तो जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस से अगर हम थीटा मूव करते हैं तो हमारा जो है ये पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, ये लाइन से जो है वो थीटा डिग्री। तो अब यहाँ पर थीटा को जो है वो आर्गुमेंट्स कहा जाता है या फिर एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आर्गुमेंट, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ARG या फिर आर्गुमेंट्स आप कंप्लीट लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अब हमें जो है थीटा का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो थीटा जो होता है वह tan इनवर्स y/x होता है। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, हम आगे जो है वो इसका चर्चा करेंगे, अभी जब पोलर फॉर्म में आएंगे तो वहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अब देखिए, अगर हम इसे p मानते हैं तो मॉडुलस, यानी कि यहाँ पर थीटा जो है वो tan इनवर्स y/x, दैट मीन्स दिस इज अ y एक्सिस। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस। तो देन y/x, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ y है। तो हम लोग थीटा बराबर जो है वो tan इनवर्स y/x कर सकते हैं। सपोज हम इस केसेस में देखना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो 3 है, तो हम यहाँ पर जो है वो 3 लिख सकते हैं। सपोज कुछ समय के लिए हम इसे मान लेते हैं कि 3 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो आपका 4 है, तो ये 4 हो गया। अब अगर हम tan इनवर्स थीटा लिखना चाहें तो यहाँ से थीटा का अगर वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जो है वो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। चूंकि ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ताकि जब हम सिलेबस के अंतर्गत आए तो हमें इस तरह की परेशानी यानी कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें और कुछ जो है वो फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग एनालिटिक फंक्शंस में मूव करेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया। वहीं अगर हम जेड मोड निकालना हो, ठीक है, अगर मॉडुलस हमें निकालना है जेड, तो इसके लिए जो वैल्यू हो जाता है वो √x² + y² हो जाते हैं। तो डैट मीन्स कि x² की अगर हम वैल्यू, यहाँ पर x देखिए आपका 3 है और यहाँ पर 4 है, तो हमें मॉडुलस जेड अगर फाइंड आउट करना है तो √3² + 4² कर देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, तो मॉडुलस जेड होगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग आते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या, यानी कि थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं और इसे एक पोलर फॉर्म के रूप में जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि यह जो थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट या फिर हम लोग जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं, तो यह जो आर्गुमेंट या फिर एप्टीट्यूड है ये कभी भी जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं हो सकता है, नॉट अ यूनिक। वाई? बिकॉज थीटा, अगर हम देखिए थीटा के जगह अगर हम 2π + थीटा भी अगर पुट कर देते हैं तो हमारा वही वैल्यू आएगा। तो इसलिए थीटा जो है वो यहाँ पर यूनिक नहीं हो सकता है, ठीक है। डैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स इज नॉट यूनिक बिकॉज, यानी कि इफ वी रिप्लेस, इसका कारण ये है कि हम
आर्गुमेंट यानी थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा से। तो इस केसेस में ये जो है हमेशा अनचेंज्ड होगा, तो इसलिए आर्गुमेंट कभी भी जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट अ यूनिक वैल्यू, ये ध्यान रखना है, हम नोट भी करवा देंगे। अब आगे आते हैं और इसका जो है हम लोग पोलर फॉर्म में देखते हैं कि पोलर फॉर्म में हम लोग किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में वही x को जो है वो r, ठीक है, x को जो है वो r साइन थीटा और y को r cos थीटा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये मान लीजिए कि हमारा x एक्सिस है और ये जो है आपका y एक्सिस है और यहाँ से एक पॉइंट P है जो कि x, y, डेट मीन्स ये जो है x, y ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, x प्लस आई वाई z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केसेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका z होगा, सॉरी z करें x होगा, x होगा। अब हम जब ओरिजिन से P के पॉइंट को मिला देते हैं इसे एक लाइन से, तो ये जो होता है हमारा r हो जाता है और दिस इज थीटा। तो देन यहाँ पर जो कि हमने पहले चर्चा किया हुआ है कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ z यानी डेट मीन्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा यानी कि आर्गुमेंट इज टेन इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, टेन इनवर्स y अपॉन x और हेयर थीटा इज यानी कि आर्गुमेंट, इसी को जो है आर्गुमेंट कहा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिगार्डिंग ये थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसका प्रयोग हम लोग जब क्लास में एंट्री करेंगे, यानी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर उनका दरकार काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ताकि जो है आपके दिमाग में बना रहे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ स्पेसिफिक फार्मूला हमें याद रखने हैं, ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पढ़े होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल है, आप इससे भी डिराइव कर सकते हैं, तो ड्राइव आपको यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें जो है वो फार्मूला याद रखने होंगे। तो जैसे कि अगर e टू दी पावर x है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बटा फैक्टोरियल 4 प्लस x5 बटा फैक्टोरियल 5, डॉट 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 ये आगे तक इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग x के जगह आई वाई पुट कर देते हैं, x के जगह आई वाई पुट कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आई वाई पुट करेंगे और जहाँ इवन नंबर है, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस में हम जब करवाएंगे तो वहाँ पर इसको हम ड्राइव भी करवाएंगे। तो यहाँ पर x का जहाँ पर इवन जो है वो फंक्शंस है, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि i का स्क्वायर, अगर i का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो -1 आएगा, और जहाँ पर ऑड है x क्यूब है तो वहाँ पर i टर्म आ जाएगा। तो उस केसेस में हम लोग को जो है यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो साइन x और cos x के फॉर्म में आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि साइन x 1x क्यूब बटा थीटा क्यूब प्लस x5 बटा थीटा 5 इस तरह से होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्म को लिखेंगे
कि अगर e का पावर आई वाई हो जाए, ठीक है, e के पावर आई वाई हो जाए तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, तो cos y प्लस आई साइन y, क्योंकि यहां पर y है। एंड अगर हम e टू दी पावर माइनस आई वाई कर दें, ऐसे ये ट्रिगोनोमेट्री में भी है तो आपको याद होगा ये चीज़ें। अब e टू दी पावर अगर हम आई वाई कर दें तो e टू दी पावर आई वाई क्या होता है, तो cos y माइनस आई साइन y होता है। अब यहां से देखिए, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं e टू दी पावर आई वाई, चूंकि यहां पर आई वाई है, और प्लस e टू दी पावर माइनस आई वाई कर दें तो दिस विल बी, अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा पास बचेगा 2 cos y, तो यहाँ से 2 cos y हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम cos y वैल्यू निकालना चाहें तो डैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं e टू दी पावर आई वाई प्लस e टू दी पावर माइनस आई वाई अपॉन 2, दिस विल बी cos y, ठीक है, इसका वैल्यू आपका cos y हो गया। अब सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इन्हें अगर डिफरेंस कर दें, ठीक है, e टू दी पावर आई वाई माइनस e टू दी पावर माइनस आई वाई कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, तो अब माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा ट्वाइस एंड 2i साइन y, ठीक है, 2i साइन y आया, क्योंकि ये जो है हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से e टू दी पावर आई वाई माइनस e टू दी पावर माइनस आई वाई बटा 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन y हो गया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग, ठीक है, आने वाले जो क्लासेस है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर कुछ और जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से साइन वाई, अब अगर हम देखें तो हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका नामकरण करने का पीछे रीजन ये था कि जब आप हाइपरबोलिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हाइपरबोला के टाइप्स के बनता था, ठीक है, हाइपरबोला यानी कि इस तरह के जो था आपका ग्राफेस बनते थे, तो इसलिए उसको हम लोग हाइपरबोला कहते थे। तो अभी जो है हम लोग कुछ फार्मूला हाइपरबोलिक फंक्शंस का देख लेते हैं, ये भी आपके आएंगे हाइपरबोलिक, अब देखिए हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या है, तो मुख्य रूप से हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स यानी एच एक्स लिख देते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, तो जस्ट हम लोगों ने अभी देखा e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस का। और दूसरा जो है वो कॉस एच ऑफ एक्स यानी एच एक्स बराबर e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। दिस इज अ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देयर फार्मूला इज दिस। तो ये यहाँ पर कुछ जो था हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूला जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं और यहाँ पर हम लोग एनालिटिक फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए एनालिटिक फंक्शंस को समझने से पहले हम लोग को एक टॉपिक और पढ़ने हैं जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस, ठीक है। एनालिटिक फंक्शंस को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस क्या होता है,
तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, ठीक है, x प्लस आयोटा y है। तो अगर हम z को जो है वो फंक्शंस ऑफ z कर दें, ठीक है, अगर हम फंक्शंस ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फंक्शंस कर दे तो इसका जो रिजल्ट आता है वह u, ठीक है, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा ऑफ भी एक्स कोमा वाई। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक फंक्शंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर के करते हैं तो उसका अगेन दो फंक्शंस होते हैं जो कि u और v के फॉर्म में होते हैं। u जो है वो रियल पार्ट को शो करता है जबकि v जो है वो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये v जो है वो इमेजिनरी के साथ होता है या फिर कह सकते हैं इमेजिनरी के साथ जो है आपका v फंक्शंस होता है। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शंस करते हैं तो उससे दो फंक्शंस हमें और मिलते हैं जो कि u और v होते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका f ऑफ z है यही कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। complex variable function and this is a real part of complex variable function, real part of complex variable function, that means f of z, and this is the imaginary part of f of z। तो इसे हम लोग यहाँ पर एफ जेड को जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस मानते हैं। सपोज हम इसे एग्जांपल से एक देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हमें यहाँ पर u मानेंगे और किस तरह से जो है हम किसको भी मानेंगे। तो सपोज आपके पास एक फंक्शंस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस दिया हुआ है एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर हम सॉल्व इसे करना चाहें तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया और इसका होल स्क्वायर है। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई। दिस विल बी, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो डैट मीन्स यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। तो दिस इज अ रियल पार्ट, ठीक है, ये जो आपका है वो रियल पार्ट है। तो ये जो है आपका u x y हो गया, ठीक है, दिस इज अ u, क्योंकि ये आपका रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है, और दिस इज 2xy, ये आपका भी xy हो जाएगा क्योंकि ये देखिए इमेजिनरी के साथ है। तो यहाँ पर uxy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ फंक्शन ऑफ एफ जेड का रियल पार्ट, जबकि फंक्शन ऑफ एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट यानी कि भी xy 2xy के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम जब एनालिटिक फंक्शंस की बात करते हैं, अब आते हैं एनालिटिक फंक्शंस में जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। एनालिटिक अब देखिए एनालिटिक फंक्शंस होता क्या है। तो एनालिटिक फंक्शंस वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस हो, यानी कि एफ ऑफ जेड। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस है तो इसे जो है वो प्रॉपर्टी, अगर कुछ प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग
एनालिटिक फंक्शंस कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर हम लोग शो करते हैं। ठीक है, कोई भी एनालिटिक फंक्शंस के लिए हमें क्या होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस होने चाहिए, यानी कि एफ ऑफ जेड दिस विल बी यू एक्स कोमा वाई प्लस आई भी एक्स कोमा वाई। ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस है, और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस है अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम इस फंक्शंस को जो है वो एनालिटिक फंक्शंस कहेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस को सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसे कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड यूनिक डेरिवेटिव, दूसरा पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस unique derivatives at each point of the डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एनालिटिक फंक्शंस यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। पहला प्रॉपर्टी सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कंटिन्यूअस एंड यूनिक डेराइव्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, यानी उसके डोमेन में प्रत्येक पॉइंट पर यूनिक डिफरेंशिएशन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डेरिवेटिव्स होना चाहिए, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस को एनालिटिक फंक्शंस करेंगे। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे कि कूशी-रीमान इक्वेशन जो है उसको फुलफिल करते हैं और बताते हैं कि कोई भी फंक्शंस एनालिटिक है या फिर नहीं है। तो इसे जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कूशी-रीमान इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करना होगा। अब यहाँ पर आते हैं और कूशी-रीमान इक्वेशंस के बारे में जो है चर्चा करते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो देखिए, कूशी-रीमान इक्वेशन, इसी को शॉर्ट में CR इक्वेशन भी कहा जाता है, डैट मीन कूशी। कूशी-रीमान इक्वेशन, कूशी-रीमान ये इक्वेशन कहता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस है तो उनको हम एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में। डैट मीन्स यहाँ पर कूशी-रीमान ये इक्वेशन कहता है कि अगर आपको f ऑफ z यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस आपके पास है, यानी कि एफ जेड है, एफ जेड इक्वल्स टू जो है यू एक्स कोमा वाई और प्लस आई भी एक्स कोमा वाई है, देन ठीक है, देन डेरिवेटिव्स ऑफ u with respect to x is equals to derivative of v with respect to y, ये इक्वल होने चाहिए। और दूसरा ये कंडीशंस कहता है
कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, ये माइनस में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस है हमारे पास u और v i v के फॉर्म में, तो उसका हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। u का अगर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाले और v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाले, तो इनका वैल्यू अगर इक्वल होते हैं। वही दूसरा कि हम u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिव में निकालेंगे, और ये अगर निगेटिव वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम उस फंक्शंस को जो है, यानी कि ये फंक्शंस कूची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह जो फंक्शंस है वह एनालिटिक फंक्शंस है। सपोज इससे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं और जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सपोज आपका एक फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए इसी पेज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कूची-रीमान इक्वेशंस हुए। अब सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, दिस विल बी 1/x, सॉरी 1/z। अब यहाँ पर बताना है कि दिस इज अ फंक्शंस इज एनालिटिक और नॉट। तो अब हम लोग x फंक्शंस के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे और मैच करेंगे कि क्या ये पार्शियल डेरिवेटिव्स मैच कर रहे हैं, यानी कि कूची-रीमान इक्वेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अगर हाँ तो कहेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा एनालिटिक्स है। अब इसे किस तरह से यानी कि यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो z है तो 1/z यानी कि x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, और इनटू इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं x माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे जो है u प्लस आई भी के फॉर्म में ले आना चाह रहे हैं, ताकि जो है हम पुनः इसको पार्शियल यानी कि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, तो ऊपर में हो गया x माइनस आई वाई, यानी यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पर x प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आई और आई, यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 1/z इक्वल्स टू इतना हो गया। अब इसमें देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका ये जो है आपका रियल पार्ट हो गया, यानी कि u x y आ गया, और ये जो पॉइंट है वो आपका v x y हो गया। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका v x y हो गया। अब इसी को हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएटिव, यानी कि हम इसी को जो है यहाँ पर u प्लस आई भी कहेंगे। ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ पर इनिमेट करते हैं तो इसे हम लोग u प्लस आई भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर u का जो वैल्यू है यहाँ पर देख लीजिए, आपका u जो हमारा आया ये वैल्यू आया, और v जो आया वो आपका ये वैल्यू आया। अब हमें इसी को जो है वो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, डैट मीन्स हमें डेल u बटा डेल x का वैल्यू निकालना है, एंड डेल v बटा डेल y का वैल्यू।
अब चलिए हम लोग अगले पीपीटी में जो है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम u और v को यहाँ पर लिख लेते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा तरह से नहीं आ पाएगा। तो अब देखिए आपके पास जो u है और v है, u क्या आया, तो u बराबर जो आया वह x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v जो आया वह माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में भी क्वेश्चंस में भी जो है कभी कभी इस तरह के आपको, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मेट्स यानी कि ये अगर आप समझते हैं भली भांति तो क्वेश्चंस जो है जैसे एनालिटिक फंक्शंस से ही संबंधित जो है वो आपको पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा एनालिटिक है या फिर नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको उस केसेस में जो है इस तरह के वर्क करने पड़ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम लोग चलिए काम करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो डेल u अपॉन डेल x, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में पढ़े हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमें x के रिस्पेक्ट में जो है वो डेरिवेटिव करना है। तो नीचे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 1, तो डैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 हो गया। अब माइनस यहाँ से एक्स हो जाएगा, हाँ एक्स इंटू, ठीक है, इंटू 2x। अब इन्हें सॉल्व अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारा डेल u बटा डेल x का वैल्यू आ गया। अब हमें उसी तरह से डेल u बटा डेल y का वैल्यू निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू y, डेल u अपॉन डेल y। अब इसका पुनः जो है वो u का पार्शियल डेरिवेटिव्स हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो चलिए यहाँ पर, तो चूँकि y जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी हाँ y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x को हमें कांस्टेंट मानना होगा। तो यहाँ पर चलिए ये तो x है ही पहले से, x इंटू क्या हो जाएगा, तो x, हाँ चलिए -1 इंटू -1 इंटू 2y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2y और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस विल बी -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेल u बटा डेल x का वैल्यू आ गया। अब आगे आते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं डेल v बटा डेल x। तो डेल v बटा डेल x क्या हो गया, तो डेल v बटा डेल x जो हो जाएगा, हमें x के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट करना है, तो -y इंटू -1 इंटू 2x, ठीक है, इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस विल भी क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक और आंकड़े हैं जो कि आपका डेल v, यहाँ पर v का हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशंस कर रहे हैं। तो डेल v अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करने हैं, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, तो चूंकि नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ये तो रहेगा ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, हाँ वाई स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर -1
और अगेन यहाँ पर जो है एक माइनस वहाँ पर y है, तो यहाँ पर जो है आपका माइनस y इंटू 2y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करने हैं, तो 2y। अब इसका जो रिजल्ट आ गया ये क्या आ गया, तो देखिए यहाँ पर 2y स्क्वायर, यहाँ पर एक और, चलिए 1 मिनट, हाँ माइनस यहाँ पर एक और हो जाएगा, तो यहाँ से जो है रिजल्ट आपका जो हो जाएगा वह y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो y स्क्वायर, क्योंकि ये y यहाँ पर माइनस है और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका एक y स्क्वायर बचेगा और माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें कूशी रीमान इक्वेशन, यानी कि डैट मीन्स कूशी रीमान इक्वेशंस में हम लोग क्या देखें कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y। अब देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अब देखिए डेल u, चलिए हम अगला मार्क ले लेते हैं, डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। चलिए ऊपर और नीचे देखिए, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दिस इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वल है, तो डैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है कूशी रीमान इक्वेशंस का जो पहला डेरिवेटिव्स है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दूसरा ये कहता है कि डेल u अपॉन डेल y दिस विल बी माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x। अब यहाँ पर देखिए आपका ये वाले और इसमें देखना है, तो देखिए ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि एक माइनस है और एक प्लस में है, तो डैट मीन्स इसे ये भी जो है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए यह जो है इक्वेशन, यानी कि फंक्शंस ऑफ एफ जेड बराबर 1/z, ये कूशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, कूशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यह जो इक्वेशंस है वह एनालिटिक फंक्शंस है, सॉरी ये जो आपका फंक्शंस है वो एनालिटिक फंक्शंस है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नंबर या फिर फंक्शन, सॉरी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस जो कूशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वह कॉम्प्लेक्स, सॉरी एनालिटिक फंक्शंस होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी पॉइंट पर जो है कूशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केसेस में हम उसे उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो फंक्शंस एनालिटिक फंक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन मैक्सिमम यानी अधिकांश जगहों पर कूशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करने के उपरांत जो है फंक्शंस एनालिटिक होता है। लेकिन ऑलवेज अगर कहा जाए कि हमेशा ही हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन जब चर्चा करेंगे तो इसका हम जो है वो जस्टिफाई भी करेंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कूशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके जो है हम कह सकते हैं कि फंक्शंस एनालिटिक है या फिर नहीं है। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट बताया था आपको, तो यही चीज़ें जैसे कि वन वैल्यूड फंक्शन जो हमने चर्चा किया, तो वन वैल्यूड फंक्शंस यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स
वेरिएबल जो फंक्शंस है वो वन या फिर सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है या फिर नहीं है, इसे भी जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 जो है वो डेरिवेटिव्स निकालते हैं, जो ux, uy, vx एंड vy, ठीक है, ये चारों हम लोग डेरिवेटिव्स निकालते हैं और इसे जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए अपने डोमेन्स में और इसके अलावा कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि यह जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है। तो चलिए इससे संबंधित जो है हम लोग प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का एमसीक्यू प्रश्न दे सकता है। तो एनालिटिक फंक्शन, कुशी रीमान इक्वेशंस हुआ, फिर इसके बाद हैमिल्टन इक्वेशंस एंड बहुत सारे जो है आगे चीज़ें हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जो है यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस इज एनालिटिक फंक्शन इफ सेटिस्फाई, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस एनालिटिक कब होगा। 4 ऑप्शंस है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा, बी है कंटिन्यूअस एंड यूनिक डेरिवेटिव्स एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, अपने डोमेन में जो है कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव्स होनी चाहिए, वो भी यूनिक डेरिवेटिव्स। सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो अभी हमने बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस एनालिटिक तभी होगा जब वह कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करे, जिसमें कि पहला प्रॉपर्टी हमने बताया कि उस फंक्शंस को सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होना होगा और कंटिन्यूअस के साथ साथ यूनिक डेरिवेटिव्स उसके प्रत्येक पॉइंट पर अपने डोमेन में होना होगा। तो इस तरह से ए और बी दोनों सही है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द कंटिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शंस एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी इफ दे सेटिस्फाई, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शंस जो है वो एनालिटिक अपने डोमेन में होता है अगर वो सेटिस्फाई करे क्या, द 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, uy, vx एंड vy exist are continuous। बी नंबर है सेटिस्फाई द कुशी-रीमान इक्वेशन ईच पॉइंट ऑफ द गिवन डोमेन, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। और सी नंबर है कि 4 डेरिवेटिव्स नॉट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन, ऑरिजिन में अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब। और डी नंबर है बोथ ए एंड बी। तो देखिए कुशी-रीमान इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करवाना ही होगा सिंगल वन वैल्यूड फंक्शंस एनालिटिक के केस में। वही जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यानी कि ux अभी जो हमने बताया, तो वो जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, इसके अलावा कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। कभी कभी जो ग्राफ बनता है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाते हैं, तो उस पॉइंट पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केसेस में वो एनालिटिक नहीं होगा। इससे संबंधित प्रश्न हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा कि कोई भी कंटिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शंस एनालिटिक तब होगा जब उसका जो पार्शियल, उस फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी कि u ऑफ x, u ऑफ y, v ऑफ x एंड v ऑफ y एग्जिस्ट करने के साथ साथ कंटिन्यूअस हो, और दूसरा कि कुशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। यानी कि इसी को हम लोगों ने देखा कि ux बराबर जो था v यानी कि vy था इक्वल्स टू uy बराबर माइनस vx। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक होगा, तो सही आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो देखिए कितना जो है वो क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको शो किया है। और इसी तरह के जो है वो क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक्स में कराए जाएंगे ताकि जो है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ न हो। क्लास में जुड़ने के उपरांत जो है आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने की आवश्यकता है, बाकी जो है हम पर आप छोड़ दीजिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि द फंक्शन एफ ऑफ जेड यानी एफ जेड
इक्वल्स टू रूट अंडर मोड एक्स वाई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इज एनालिटिक एट, ठीक है, एनालिटिक कहाँ पर होगा? अभी हमने बताया कि कुशी-रीमान इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर वो उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें एक फंक्शंस दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, ये रूट अंडर मोड ऑफ एक्स वाई है और कहा जा रहा है कि ये एनालिटिक होगा या फिर नहीं होगा, यानी होगा तो कहाँ पर होगा और नहीं होगा तो कहाँ नहीं होगा। चार ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन एक्सेप्ट टॉप पॉइंट, यानी जो ग्राफ बनेगा उसका सबसे ऊपरी पॉइंट पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन एक्सेप्ट ओरिजिन, या फिर डी है फंक्शंस इज नॉट एनालिटिक, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो एनालिटिक है ही नहीं। अब इसमें आंसर क्या होगा आप लोग सोच कर बताइए इसका आंसर। तो देखिए जब भी अगर हमारे पास कोई इक्वेशंस है, यानी इक्वेशंस करें यानी कि फंक्शंस है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस रूट अंडर मोड ऑफ एक्स वाई, अब हमें यहाँ पर क्या है कि इसका 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना होगा और कुशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होगा, जो कि ये 100% सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यह जो है वो डेरिवेटिव्स ओरिजिन पर, ठीक है, ओरिजिन पर ये जो है आपका सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस इक्वेशंस को हम जब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे यानी एफ डैश जेड निकालेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं, बाकी हम क्लासेस में आपको ये चीज़ें करवा देंगे। तो यहाँ पर जो है वो एफ डेरिवेटिव्स जेड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कहाँ पर? नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, ठीक है, ये जो फंक्शंस है वो कुशी-रीमान इक्वेशंस को तो फुलफिल कर रहा है, ठीक है, सी आर कुशी-रीमान इक्वेशन को फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालिएगा 4 का और इक्वेट कीजिएगा तो सभी का मान 0 आएगा। तो ये तो कुशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ जेड हम लोग निकालते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो यह जो है वो ओरिजिन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस कारण ओरिजिन पर, यानी कि ओरिजिन पर जो है यह फंक्शंस एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए ये फंक्शंस सभी जगह अपने ग्राफ में जो है हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है एक्सेप्ट ओरिजिन। तो डैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर देखिए, आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन पर जो है ये एनालिटिक है एक्सेप्ट ओरिजिन। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आज हम लोगों ने जो है वो एनालिटिक फंक्शंस के बारे में कुछ चर्चा किए। बाकी जो है इसका और भी जो क्वेश्चंस है वो आपको क्लासेस में प्रोवाइड किए जाएंगे और इससे संबंधित जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे और इसके आगे चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनालिटिक फंक्शंस के बारे में जाना क्या होता है और किस तरह से जो है इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के आपके सारे क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं और इसमें जो है वो प्रैक्टिस भी आपको लॉट ऑफ करवाए जाते हैं और वीकली टेस्ट भी होता है, ताकि जो है आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो सके, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस, जो कि आपको करवाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो अभी जो क्लासेस है आपका पीजीटी मैथ्स का प्रारंभ है, तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं विदाउट लेट किए, क्योंकि ऑलरेडी आप लेट हैं, तो अब लेट ना करें और आप जुड़े क्लासेस में। क्लासेस की हमारी जो विशेषताएं हैं आपको 100% जो है वो सिलेबस कवर किए जाएंगे। सारे क्लासेस लाइव क्लासेस होंगे, उसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल होगा, आप जितना बार चाहें उसे देख सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम तक जो है वो वैलिड होगा। टॉपिक वाइज
थ्योरी के साथ साथ आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और इसमें आपका मॉक टेस्ट भी जो है होंगे। तो आप ज्वाइन हमारे क्लासेस से जो है आप डायरेक्ट स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले से यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी जो है आपका PGT मैथ्स का जो है वो 7,500 रुपया पड़ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट स्वरूप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उन नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। PGT के साथ साथ जो है आपके क्लासेस TGT का भी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें कि मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों चीज़ें हैं। तो आपका ये भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आएगी। तो अगर आप, चूँकि मैथ्स अदर सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, तो आप मैनेज थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में चूँकि प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी जगिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमसे, हमारे संस्था के साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो अभी जो है आपका झारखंड हाई स्कूल टीचर्स के भी जो है वो बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, इसमें भी सारे क्लासेज जो है आपको लाइव होंगे, उसका रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा PDF नोट्स टॉपिक वाइज जो है MCQs कराए जाएंगे थ्योरी क्लासेस के साथ, और वीकली टेस्ट भी होगा। इसमें फिजिक्स और मैथ दोनों आपको करवाए जाएंगे और दोनों का बैचेज जो है वो प्रारंभ है। तो चलिए जल्द ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, तथा जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।